नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दोस्तों, ये कार्यक्रम अपने आप में खास कार्यक्रम है क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं और आज का भी बहुत खास है। सारे ही सेगमेंट बहुत खास है। आज की बात में हम बात करेंगे डायल 100 के बारे में, साथ ही आपको मिलाएंगे विषय विशेषज्ञ से सर्दियों पर योग की क्या महत्वता है इसके बारे में भी जानकारी देंगे और हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं। साथ ही साथ आपको पर्यटन से जुड़ी हुई कुछ बातें भी बताएंगे। तो सबसे पहले दर्शकों, आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स जिससे आप इन विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि विक्रम संवत 2079 पौष माह कृष्ण पक्ष अष्टमी है। 16 दिसंबर 2022 तिथि है और दिन है शुक्रवार। दर्शकों, इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। हर दिन का कुछ ना कुछ खास इतिहास रहता है। तो आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है इतिहास में। जापान के माउंट फूजी पर्वत में 1707 में अंतिम बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, विद्युत आपूर्ति निगम ने 1929 में हुगली नदी के भीतर नहर की खुदाई आरंभ की। हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय की 1951 में स्थापना की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना और नई दिल्ली में 1993 में सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन प्रारंभ हुआ। तो ये तो थी कुछ खास बातें हमारे इतिहास से जुड़ी हुई। दर्शकों, विचार भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं हमारे जीवन में। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है विचार में। आदमी की पहचान उसके धन या पद से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर तो कुबेर की संपदा भी रोती है। और ये अनमोल वचन है अटल बिहारी वाजपेयी जी के। बिल्कुल सत्य वचन। वाकई में किसी भी आदमी की पहचान उसके धन से नहीं, उसके पद से नहीं, बल्कि उसके मन से होती है। तो मन का अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्शकों, एक और ख़ास बात आपको बताना चाहेंगे कि आज यानी कि 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में भारत 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है और इसे विक्ट्री डे के रूप में भी जाना जाता है। और इस दिन भारत अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देता है। एक और तथ्य यह है कि इस दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ था, इसलिए बांग्लादेश हर साल 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। देश भर में विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्री और भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों विंग्स के प्रमुख नई दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसका निर्माण 1971 में भारतीय जीत की ओर से किया गया था। तो दर्शकों, आइए देखते हैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप। दूरदर्शन की प्रतिनिधि ने कुछ बात की है, कुछ विशेष है इसके बारे में। आइए नजर डालते हैं उस पर। देहि शिवावर मोहि यही शुभ कर्मन से कबहू न डरों, न डरों अरि से जब जाए लरों, निश्चय कर अपनी जीत करो। जब आर की औंध निधान बने, अत ही रन में तब जूझ मरो। गुरु गोविंद सिंह ने यही प्रार्थना की थी सर्वशक्तिमान से, खुद के लिए और अपने सैनिकों के लिए। और आज भी हमारे भारतीय सैनिक इसी जज्बे के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने जब रणभूमि में उतरते हैं तो विजय पताका फहरा कर ही वापस लौटते हैं, या फिर प्यारे तिरंगे को चूम कर उनकी पार्थिव देह ही हमारे पास आती है। जब भी जिक्र होता है सेना में शौर्य का, पराक्रम का, किसी सैन्य अधिकारी से, सेनानी से जब इस बारे में बात की जाती है तो एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में होती है। एक चेहरे पर जो सुकून होता है, सीना गर्व से फूला होता है।
ऐसे ही पलों को आज साझा करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मिलन नायडू, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध मेडल से सम्मानित। मिलन नायडू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजपूत रेजिमेंट में आप रहे हैं। राजपूत रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है सर्वत्र विजय। हाँ, आपका कैमरा ये है। और उद्घोष जो होता है वहाँ, जय बजरंगबली। तो इस तरह के जो उद्घोष किए जाते हैं, हमारे माइथोलॉजिकल हिस्ट्री भी अगर देखें, जो पौराणिक युद्ध रहे हैं या ऐतिहासिक युद्ध भी रहे हैं, इस तरह से जुनून एक पैदा करने के लिए सैनिकों में ये उद्घोष किए जाते हैं। भारतीय सेना किस तरह से वहाँ अमल करती है? हर एक रेजिमेंट का अलग अलग नारा है। राजपूत रेजिमेंट का बजरंगबली की जय, और जैसे बिहार रेजिमेंट का हिंदुस्तान की जय, गोरखा का आयो गोरखाली, इस तरीके से अलग अलग रेजिमेंट का अलग अलग नारा है। और हम लोग जो अफसर हैं और जो सिपाही हैं, चाहे जिस भी मज़हब के हों, जब एक बार रेजिमेंट का वर्दी पहन लेते हैं और रेजिमेंट का नाम कंधे पे आ जाता है, उसके बाद हमारी सोच और हमारे कार्य बिल्कुल रेजिमेंट नुमा या रेजिमेंट की शान को बढ़ाने के लिए होता है। नायडू साहब, जब रणभूमि में सैनिक उतरते हैं तो उनका आत्मबल, देश के प्रति उनका जुनून और आधुनिक जो हथियार हैं वो तो उनकी शक्ति को और बढ़ाते ही हैं। कई बार ऐसा होता भी होगा कि जब विपरीत परिस्थिति आए या परिस्थिति बदल जाए, दुश्मन ज़रा आगे आए या हावी होता दिखे, तो उस समय क्या सैनिकों को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है? जी हाँ। और अगर पड़ती है तो किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है मानसिक रूप से? सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सैनिक है, और ख़ासकर हिंदुस्तान का सैनिक, चाहे वो आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो या नेवी का, वो हमेशा उसके दिल में देशभक्ति की भावना रहती है। चाहे लड़ाई में हो, चाहे पीस स्टेशन में हो, जहाँ भी हो। उसके बाद जब मौका लड़ाई का आता है, जहाँ दुश्मन का सामना करना पड़ता है, उस समय ये ज़रूर है कि हर इंसान को थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन जब पहली गोली चल जाती है, उसके बाद से ये झिझक या कहिए या डर जो है गायब हो जाता है। उसके बाद रेजिमेंट का नाम, यूनिट का नाम, अपने साथियों का भरोसा कायम रखना, ये उसका जुनून बन जाता है और उसी के लिए वो जो भी करता है वो करता है। और आपने ठीक कहा, कभी कभी जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है, जब अगर दुश्मन हावी हो रहा है, लेकिन अपने साथियों का ख्याल रखते हुए जो जवान हैं, जो फौजी है, वो हमेशा अपने जान लड़ा देगा। तो दर्शकों, ये तो थी कुछ खास क्लिप आपके लिए विजय दिवस से जुड़ी हुई। 1971 बहुत ही खास दिन था, 16 दिसंबर, और आज हम बात करने जा रहे हैं आज की बात में डायल 100 के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं पुलिस अधीक्षक रेडियो भोपाल श्री शशांक गर्ग जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सर, आपसे बातें करेंगे डायल 100 के बारे में, लेकिन उससे पूर्व मैं जानना चाहूँगी आपके विचार विजय दिवस, जो कि महत्वपूर्ण स्थान रखता है इतिहास में, और इस दिन पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और बांग्लादेश के मुक्ति बाहिनी के सामने आत्मसमर्पण किया था। आपके क्या विचार हैं? मेरा ये जो विजय दिवस से प्रथम परिचय बचपन में जब हुआ, तो एक पुस्तक थी पाकिस्तान की पराजय। तो 4 या 5 वर्ष की उम्र में वो पुस्तक मेरे हाथ आई जब, तो जैसा कहना चाहिए, पहली बार जो राष्ट्रीयता से, राष्ट्र प्रेम से जो परिचय होना है, उसी बुक के माध्यम से, उस पुस्तक के माध्यम से हुआ। जनरल नियाजी को जब जगदीश सिंह अरोड़ा जी के साथ वो हस्ताक्षर करते हुए, शांति समझौते पे हस्ताक्षर करते हुए, और सैनिकों के जो विजुअल्स थे, जो पिक्चर्स थी,
उस बुक में थे। तो वो देखकर उससे पिताजी से पूछकर जब पता लगा, जब इसके बारे में जानकारी लगी, तो मन इतना गर्व से भर गया कि एक बहुत पुराना राष्ट्र नहीं था उस समय भारत, लेकिन उसने जिस तरह से सामरिक दृष्टि से रूस से समन्वय स्थापित करके और अपने सैनिकों की जो वीरता थी उसका प्रदर्शन करके, जिस तरह से इतने कम समय में 13 दिन में ही ये सारा युद्ध, जहाँ तक मुझे ऐसा स्मरण है, कि खत्म हो गया था, और इतनी बड़ी संख्या में पूरी तरह से उसको पाकिस्तान, जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था, उसको पश्चिमी पाकिस्तान से पूरी तरह से अलग करके एक नए राष्ट्र का निर्माण किया और बांग्लादेश की जो अस्मिता थी उसको पुनर्स्थापित किया। ये एक इतनी बड़ी घटना है जिसका शायद और कहीं कोई ऐसा मिसाल मिलती नहीं है इतिहास में कि इस तरह से एक राष्ट्र का निर्माण किया गया हो। तो निश्चित रूप से बांग्लादेश की अस्मिता का दिन है, भारत के सेना का गौरव दिवस है, विजय दिवस है, और हमारे जिन सैनिकों ने, जिन जवानों ने अपना आत्म बलिदान दिया, उनको स्मरण करने का, उनकी शहादत को अपने आत्मसात करने का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। सर, अब वो बात जिसके लिए हमने आपको आमंत्रित किया है, डायल 100 के बारे में जानना चाहेंगे, कि जो कि इमरजेंसी नंबर भी कहा जाता है, और जब भी कुछ आपातकालीन समस्या आती है तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति डायल 100 ही डायल करता है। तो क्या है डायल 100 सर? डायल 100 ये जैसा कहते हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है किसी भी घटनाक्रम में, पुलिस का जो प्रथम रिस्पॉन्स है, उसको त्वरित करने की एक योजना है जो वर्ष 2014 में प्रारंभ हुई। और ये ऐसा नंबर है कि जो सभी को लगभग शुरू से, आप लोगों को याद है कि पुलिस का एक पहचान थी ये 100 नंबर। तो इसके आधार पर ऐसा एक टोल फ्री नंबर शुरू किया गया, एक ऐसा कॉल सेंटर के माध्यम से जुड़ी हुई एक ऐसा तंत्र शुरू किया गया जिसके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में 1000 के करीब वाहन जो अलग अलग थानों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह पर प्लेस रहते हैं, तत्काल जब भी कोई ऐसा सूचना आती है किसी भी डिस्ट्रेस से संबंधित, किसी भी पुलिस या अपराध या किसी भी तरह की घटना से संबंधित, तो व्यक्ति ये निःशुल्क जो हेल्पलाइन नंबर है 100 को डायल करके सूचित कर सकता है और पुलिस की सहायता सबसे त्वरित गति से पहुंचती। तो जैसा कहना चाहिए जो प्रथम जो रिस्पांस है, जो फर्स्ट रिस्पांस है, उसके गति बढ़ाने के लिए और रिस्पांस टाइम कम करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल सर। सर, क्या कार्य प्रणाली रहती है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है? कॉल रिसीव होता है तो फिर उसको जो कॉल कर रहा है उसे कैसे ट्रेस करते हैं और किस तरीके से कार्रवाई की जाती है? देखिए कृतिका जी, सबसे पहला बात होती है पुलिस के संबंध में कि सबसे पहले बात है पेशेंट हियरिंग, धैर्यपूर्वक सुनना। जी सर। जब व्यक्ति डिस्ट्रेस में है, जब आपात स्थिति में, संकट के समय जब वो कॉल करता है तो सबसे पहले उसे धैर्यपूर्वक सुनने की आवश्यकता होती है। तो हमारे यहाँ ऐसे प्रशिक्षित कॉल टेकर्स होते हैं कि जैसे ही कोई 100 नंबर डायल करता है तो जो कॉल टेकर हैं प्रशिक्षित, जो मनोवैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित भी किए जाते हैं और उनको पूरे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की जानकारी होती है, तो वो धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनते हैं। जो भी संकट में व्यक्ति जब ये कॉल करता है तो उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुनते हैं, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, कहाँ हैं, क्या घटनाक्रम है, क्या हुआ है। इस प्रकार से ये जानकारी लेकर वो एक पुलिस का स्टाफ होता है, ये तो निजी स्टाफ होता है कंपनी की तरफ से कॉल टेकर्स, लेकिन एक पुलिस के प्रशिक्षित स्टाफ होता है डिस्पैचर्स। उनके पास ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये जानकारी जो पूरी फीड हो जाती है, वो सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है इनकी ली हुई जानकारी, उसका असेसमेंट करते हैं। जी सर। और फिर उसमें लोकेशन भी होता है, जो कॉलर होता है उसका लोकेशन भी होता है। उसके आधार पे जो निकटतम एफआरवी है उसका असेसमेंट करते कि क्या वास्तव में यहाँ पर वाहन को भेजने की तत्काल आवश्यकता है। तो इस प्रकार असेसमेंट करके जो निकटतम व्हीकल होता है, एफआरवी जिसे कहते हैं, फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल, उसे तुरंत ये डिस्पैचर डिस्पैच करते हैं। इन्हें वहाँ से उन्हें कॉल करके और एमडीटी के माध्यम से, मोबाइल डेटा टर्मिनल के माध्यम से उन्हें बताते हैं कि ये आपका फला जगह पर जो निर्धारित नियत स्थान पर ये कॉलर है जो इस प्रकार से संकट में है, आप तत्काल वहाँ पहुँचें। तो वो जितना जो उनका जो एक नोडल पॉइंट होता है वहाँ से
निकटतम जो स्थान होता है जहाँ पर कॉलर है वहाँ तक पहुँचकर उसकी समस्या का समाधान या रिड्रेसल करते हैं, उसके ग्रीवांस का फिर रिड्रेसल करते हैं तत्काल। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से बताया और दर्शकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो कॉल लेते हैं, जो कॉल टेकर्स हैं, वे प्रशिक्षित हैं और आपकी मानसिक स्थिति को समझते हैं। और लेकिन जब कॉलर कॉल करता है तो उसे ऐसा लगता है कि डायल करते ही, जैसे ही 100 डायल करे, तुरंत पुलिस उसके स्थान पर पहुंच जाए जहां पर घटना घटित हुई है। तो ये जो भ्रम है, इसके लिए आप क्या कहेंगे, खासकर हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, टेरेन के हिसाब से, इलाके के हिसाब से और उपलब्ध वाहनों के हिसाब से, शहरी क्षेत्र, देहात क्षेत्र और जैसा मैंने बताया दूरियों के हिसाब से, यह है तो ये वास्तव में ऐसा ही कि जितनी जल्दी डायलर जो कॉलर है वो कॉल करता है तो तत्काल हम रिस्पॉन्स कर सकें। जी सर। लेकिन एकदम तत्काल ऐसा नहीं हो पाता है कि चूँकि जैसे मैंने बताया इलाका जो है, जो टेरेन है, जो उच्चावच है और जो दूरियां हैं, उसके हिसाब से 20 मिनट 10 मिनट से कह के 10 मिनट से शुरू करके आप कहें कि 1 घंटे के भीतर किसी न किसी तरह से उस तक सहायता पहुंचती है। जी यह निर्भर करता है दूरी पर जी सर। और घटना की गंभीरता और वाहन की उपलब्धता। जैसे मैंने कहा कि यदि कोई एक वाहन है, उसके पास पहले से कोई एक इवेंट आ गया है, कोई ऐसी घटना की जानकारी उसे मिल चुकी है, वो अपने निकटतम जहां घटना स्थल है वहां पर वो पहुंचा हुआ है, तो अब जो अगला उसी इलाके में कोई उसके निर्धारित क्षेत्र में यदि कोई कॉल आता है तो हो सकता है वो व्यस्त हो तो उसे उतना समय थोड़ा विलम्ब हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि आप 2000 के पहले की स्थिति देखें या देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं मन में एक ये संशय बना रहता था कि हम यदि पुलिस को कॉल भी करेंगे तो क्या हमारे पास सहायता पहुंचेगी। अब ये सुनिश्चित हो गया है कि यदि कोई ऐसी आपात स्थिति है, जायज़ है, उसका उचित कारण है, तो निश्चित ही पुलिस सहायता आप तक समय सीमा में, बहुत न्यूनतम सीमा में पहुंच जाएगी, न्यूनतम समय में पहुंच जाएगी। इससे ये सुनिश्चित हुआ है। बिल्कुल सर। सर, स्पेशल वाहन की आप बात कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो डायल 100 के जो स्पेशल वाहन होते हैं, इसमें क्या क्या सुविधाएं रहती हैं और क्या इन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं? पूरी तरह से सेंट्रली कंट्रोल्ड, सेंट्रली मॉनिटर्ड सिस्टम है डायल 100, जिसका जो कॉल सेंटर और जो कंट्रोल रूम है, कमांड सेंटर कहें, वो हमारे भोपाल में ही स्थित है। वहीं पर पूरे सारे डिस्पैचर्स, कॉल टेकर्स और पूरा स्टाफ यहाँ पर बैठता है। जी सर। जो आपने बताया कि ये जो डायल 100 की व्हीकल है, जी सर, इसमें क्या होता है, एक आपात स्थिति से जूझने के लिए जो प्राथमिक सामग्री है सभी कुछ उपलब्ध होता है। जैसे जीपीएस ट्रैकर है, जीपीएस ट्रैकर से जैसा मैंने आपको बताया कि कॉलर की तो लोकेशन हमारे पास होती है, लेकिन हम यहाँ पर अपने भोपाल में कंट्रोल रूम में बैठे हुए ही हम ये देख सकते हैं कि जो मोबाइल हमारा एफआरवी है वो किस जगह पर पहुँचा है, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा एमडीटी मोबाइल डेटा टर्मिनल होता है, जिसमें ये पूरी जानकारी जैसे जो यहाँ पर कॉल टेकर के पास आती है और डिस्पैचर से के माध्यम से यहाँ तक पहुँचती है, तो वो एमडीटी जो एक किस्म का टैबलेट जैसा होता है, उसमें ये सारी जानकारियाँ फीड रहती है कि क्या क्या उसकी समस्याएँ हैं, कहाँ पर है, क्या तमाम जानकारी थाने से संबंधित और तमाम। तो एमडीटी होता है। इसके अलावा फर्स्ट एड किट होता है, फर्स्ट एड किट भी वहाँ पर उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त जो रेस्क्यू के लिए कोई जो सामग्री है आवश्यक, वो सारी उसमें उपलब्ध होती हैं। और जो पुलिस स्टाफ है वो भी वेल इक्विप्ड होता ही है। तो जैसे कोई एक्सीडेंट की घटना है या कोई ऐसे कोई आपात स्थिति है जहाँ पर रेस्क्यू करने की आवश्यकता है, तो उनके पास वो ज़रूरी सामान उपलब्ध रहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, रस्से, फावड़ा और इस तरह के तमाम चीज़ें, जैक वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध होती हैं। सर, कई तरीके के अपराध होते हैं, लेकिन जो डायल 100 है वो सबसे आसान नंबर है जी। लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को आप कौन से ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर बताना चाहेंगे कि वे भी याद रखें, अगर जैसे महिला से जुड़ा हुआ अपराध? जी, यद्यपि अब इंटीग्रेटेड नंबर 112 जैसे राष्ट्रीय स्तर पे लॉन्च किया ही गया है जी, लेकिन 100 नंबर तो सबसे आसान है ही। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त जो अपने मेडिकल इमरजेंसीज़ में 108 है। 108 एक आपातकालीन नंबर है। जी सर। इसके अतिरिक्त
1090 जो महिला अपराधों से संबंधित हेल्पलाइन है 1090, बालकों के से संबंधित जो अपराध हैं उनके लिए 1098 जी सर। 1098। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ बड़ा आसान इसलिए है कि 8 9 10 यदि उसके उल्टा करके देखें तो 8 9 10, तो बिल्कुल बच्चों के लिए ये सभी बच्चों को ये हेल्पलाइन नंबर अवश्य मालूम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे मध्य प्रदेश शासन की एक बड़ी महत्वाकांक्षी और बहुत ही जनोपयोगी योजना है 181 जो मुख्यमंत्री महोदय की हेल्पलाइन है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। SDRF ने एक 1079 एक हेल्पलाइन शुरू की है जो आपदा की स्थिति में, जो प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में काम आती है। इसके अतिरिक्त 1930 जो साइबर अपराधों से संबंधित एक हेल्पलाइन है। ये लोगों को अभी यद्यपि अभी बहुत इसका प्रचलन नहीं है, अभी लोगों को इसकी जानकारी नहीं, लेकिन ये याद रखना आवश्यक है क्योंकि जिस तरह से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं तो ये हेल्पलाइन निश्चित ही लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। बिल्कुल दर्शकों, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ सर ने नंबर शेयर किया, मैं पुनः दोहराना चाहूँगी। अगर महिला अपराध से जुड़ा हुआ आपको नंबर चाहिए तो 1090 डायल करने से कर सकते हैं। बालकों से जुड़े हुए अपराध से जुड़ी हुई शिकायत आपको दर्ज करानी है तो 1098, मेडिकल इमरजेंसी के लिए 108, 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो कि एक बहुत ही विशेष नंबर है और कोई भी समस्या आप इस पर साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपदा या प्राकृतिक आपदा से कुछ ग्रस्त हैं आप तो 1079, और साइबर जो कि बहुत प्रचलित नहीं है 1930, ये नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर कई बार फेक कॉल भी लगा देते हैं 100 पर, मजाक के तौर पर भी लोग कॉल कर देते हैं, तब क्या कार्रवाई की जाती है? मैं आपको बताना चाहूँगा कृतिका जी, इसमें यद्यपि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी महत्वपूर्ण आपातकालीन सेवा में भी कुछ असामाजिक तत्व और कुछ सिर्फ मज़े लेने के लिए कुछ लोग इस तरह से कॉल कर देते हैं। फेक कॉल्स होते हैं या बहुत ही पेटी या बहुत ही क्षुद्र चीज़ों के लिए जानबूझकर परेशान करने की नीयत से जब कॉल करते हैं तो हमारे यहाँ से ये नंबर, चूँकि ये तो पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसमें सारे नंबर सेव होते हैं। ये नंबर हम लोग शेयर करते हैं जिला पुलिस बल से, और ऐसे नंबरों के खिलाफ उसका असेसमेंट के आधार पे इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाती है। तो जो भी इस तरह से बदमाशी के लिए या किसी तरह से ध्यान भंग करने के लिए या सिर्फ किसी तरह से परेशान करने के लिए इस तरह के कॉल्स करते तो उनको सावधान रहना चाहिए कि ये उनका सारा रिकॉर्ड ट्रैक किया जाता है, उनके लोकेशन सारी मालूम होती है, तो उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और ज़रूरत पड़ने पर यदि कोई ऐसे अभद्र कोई ऐसा आपराधिक मामला यदि बनता तो उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध किया जाता है। बिल्कुल, तो हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, अगर डायल 100 हमने डायल किया है तो हमें सावधानी रखनी चाहिए। सर क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए अगर कोई समस्या में डायल 100 डायल करता है और वो घबराहट में कई बार सही चीज़ भी नहीं बता पाता है, तो दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे कि जब भी डायल 100 डायल करें तो किस तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कराएं? सबसे पहले तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि चूँकि यह आपातकालीन सेवा है, जब आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में पुलिस की तत्काल इंटरवेंशन, तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो तत्काल आप जब 100 नंबर लगाते हैं तो अपनी लोकेशन, अपना जो घटना हुई है, जो भी घटना हुई है उसके विवरण स्पष्ट यदि आप बता पाएंगे, नाम जो पता जो आपने बताया है वो यदि स्पष्ट बता पाएंगे तो बहुत हद तक जो हमारी FRV है उसको मदद मिलेगी आप तक त्वरित गति से पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले अपने घटना का विवरण स्पष्ट रखें, अपना नाम, पता, और जहां तक संभव हो जो भी आपका लोकेशन जैसा मैंने आपसे कहा वो यदि आप स्पष्ट बता पाएंगे धैर्यपूर्वक। ये बात सही है कि आपात स्थिति में जब व्यक्ति लगाता है तो उसको थोड़ा सा आसन्न संकट में परेशान होता है, लेकिन फिर भी धैर्यपूर्वक यदि आप ये डिस्पैचर को बताएंगे, उसके पूछे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आप तक त्वरित सहायता पहुंच पाएगी। शुक्रिया जी सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि डायल 100 की सुविधाएं किस तरीके से हम तक पहुंच सकती हैं और बहुत कुछ चीज़ें ध्यान में रख के हमें अपनी समस्या साझा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलते हैं सैर पर, हम आपको लेकर चलते हैं नरसिंहगढ़।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 90 किलोमीटर की दूरी पर मालवा का कश्मीर कहा जाने वाला नगर नरसिंहगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 12 की ओर बहुत ही सुंदर घुमावदार पहाड़ियों के बीच जिला राजगढ़ ब्यावरा में स्थित है। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा ये नगर, जिसमें एक ओर राजाओं की सुंदर स्थापत्य कला से गढ़ा किला मुस्कुराता हुआ आन बान शान से खड़ा है, वहीं दो छोर की पहाड़ियों में भगवान शिव के मंदिर इसकी मानो रक्षा भी करते हैं और सुंदरता भी बढ़ाते हैं। यहाँ प्रवेश करते ही शानदार नक्काशी वाला द्वार स्वागत करता है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदरता की देवी ने अपने समस्त गुणों के साथ रूप धारण किया हो। एक छोटी झील जिसमें आस्था का प्रतीक देवालय सभी के मन में श्रद्धा की घंटियां बजा देता है। इस नगर का ये भी सौभाग्य रहा है कि यहाँ अपने समय के मशहूर अभिनेता अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की बनाई गई फिल्म आन की शूटिंग भी की गई थी। बहुत ही खूबसूरत रूप लिए नरसिंहगढ़ को देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इसे मध्य प्रदेश के मालवा अंचल का कश्मीर होने के लिए ही गढ़ा हो। भारत के स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयासों में नरसिंहगढ़ का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 के भी पहले सन 1836 में नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार कुंवर चैन सिंह जी ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए वीरता पूर्वक लड़ाई की और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। नरसिंहगढ़ के रहवासियों में संपन्नता एवं विपन्नता के बीच समन्वय है। राजगढ़ जिले में प्रवेश करते ही उद्योग ग्राम पीलू खेड़ी है, जहां पर कई बड़े औद्योगिक कारखाने स्थापित हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। नरसिंहगढ़ का इलाका मूलतः राजस्थान प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र होने से राजस्थानी संस्कृति की झलक क्षेत्र में चहुं ओर दिखाई देती है। यहाँ की बोली, यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान, यहाँ का मनोरंजन, यहाँ की कला सभी राजस्थानी संस्कृति को ओढ़े हुए हैं। राजस्थानी बोली की मिठास कानों में चारों ओर खुलती सी प्रतीत होती है। नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। भोपाल के नजदीक होने से पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है। यहाँ ऐतिहासिक धरोहरों के साथ प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों ने इसके पर्यटन आकर्षण में चार चांद लगा दिए हैं। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में नरसिंहगढ़ का किले का मंदिर, अमर शहीद स्वर्गीय कुंवर चैन सिंह जी की छतरी देखने लायक है, जो वीरता और बलिदान की गाथा कहती सी प्रतीत होती है। यहीं पर किले के पास एक सुंदर तालाब बना हुआ है, जो ऐसा लगता है कि मानो कश्मीर की डल झील हो। उसमें नौका विहार करने का आनंद ही कुछ और है। तो दर्शकों, तो ये तो था हमारा पर्यटन वाला सेगमेंट, जिसमें हमने आपको नरसिंहगढ़ से जुड़े हुए कुछ पर्यटन स्थलों की सैर कराई। अब दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं योग से जुड़ी हुई। योग का क्या महत्व है, खासकर सर्दियों में योग का महत्व बढ़ जाता है। और आज इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ है श्रीमती शुभ्रा विजयवर्गीय जी, योगा थेरेपिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है शुभ्रा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, योग का क्या महत्व है जीवन में? देखिए, योग एक कला है, विज्ञान है। यदि आप निरंतर रूप से योग करते रहते हैं तो आपके जीवन में इसका एक प्रभाव अपने आप दिखता है। आपके सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो पूरी तरह से रेगुलरली अच्छी तरह से फंक्शनिंग रहते हैं। आपके सारे सिस्टम जो हैं, हमारे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ये सारे सिस्टम भी प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। तो जब आप रेगुलरली योग को अपनाते हैं तो जीवन में उसका प्रभाव अपने आप दिखने लग जाता है। आजकल बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं जो कि स्ट्रेस रिलेटेड है। बिल्कुल। ये स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का असर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे दिखता है। डायबिटीज़ हुआ, थायराइड हुआ, आजकल बहुत सुनने में आता है ये सब चीज़ें। जी। तो ये सारी चीज़ें
जब आप योग करते रहते हैं तो ये ग्लैंड्स पर, इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर योग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आपका जीवन उससे बच जाता है, मतलब ये इन बीमारियों से बच जाता है। स्ट्रेस का प्रभाव इन ग्लैंड्स पर नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल। इसलिए योग बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। बिल्कुल, हमारे शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए योग का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है हमारे जीवन में। सर्दियों की अगर बात करें, क्योंकि आज हम विशेष चर्चा इसी पर करने वाले हैं कि सर्दियों में योग का महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि हमें सर्दियों में क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए और कौन-कौन से योगासन अपनाने चाहिए? देखिए, सर्दियों में हमारा ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, तो बहुत सी बार ऐसा सुनने में आता है कि बेड से उठे और एकदम से चक्कर आ गया। जी। तो आप बेड से उठिए, थोड़ा सा अपने हाथ पैरों का मूवमेंट ही कीजिए, जिसको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं हमारी योग की भाषा में। तो आप थोड़ा थोड़ा कुछ भी कीजिए कि उठे हैं, थोड़ा गर्म पानी पी लिया, फिर उसके बाद आपने अपनी दिनचर्या शुरू करी, 20 मिनट निकालिए, 25 मिनट निकालिए, कुछ सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, थोड़ा सा कपाल भाती कीजिए। उसके अलावा कुछ थोड़े थोड़े आसन ऐसे होते हैं जिनको आप रेगुलरली करेंगे और हर कोई करेगा तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है, जैसे कि अर्धल आसन हुआ, उसके अलावा पवन मुक्त आसन हुआ। ये सब शुभ्रा पीठ जी, के एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप साहू जी, उनसे हम प्रश्न लेना चाहेंगे। जी प्रदीप जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी जी जी, कृतिका मैडम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी बिल्कुल, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा सुधा मैडम से प्रश्न है। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम कि आजकल क्या क्या अलग अलग जगह, मतलब हर जगह योग ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं, तो कोई नया व्यक्ति योग ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहता है तो वो उस सेंटर पर योग ट्रेनर में क्या क्वालिटीज देखे, उसको क्या क्या उसकी बेसिक क्वालिटीज होना चाहिए, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि ये योग ट्रेनर परफेक्ट है कि नहीं है। एक तो ये प्रश्न है मेरा, और दूसरा प्रश्न है कि योग का कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें योग काम नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपका प्रश्न हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। जी शुभ्रा जी, पहला प्रश्न जो है, योगा ट्रेनर का सिलेक्शन कैसे करें? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं लोगों को YouTube देखकर योगासन करने के लिए बहुत मना करती हूँ। तो आप किसी भी एक्सपर्ट, उसकी डिग्री ज़रूर पूछिए कि आपने क्या किया हुआ है योग में, क्योंकि आजकल योग के बहुत अच्छे डिग्री कोर्सेज हो गए हैं और इसमें बहुत ही अच्छा कुछ सिखाया जाता है। हमारे भोपाल में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आप उन जो भी प्रशिक्षक हैं उनकी डिग्री देखिए कि वो क्या डिग्री लिए हुए हैं, और फिर उसके बाद देखिए कि वो जो सिखा रहे हैं कि वो पहले सूक्ष्म व्यायाम सिखा रहे हैं या नहीं, कपालभाति करा रहे हैं या नहीं, प्राणायाम को बताने का तरीका सही है या नहीं। तो आप वो एनालिसिस करके और फिर उनके साथ में कंटिन्यू कीजिए और थोड़ा समय दीजिए। आप अपने आप, बहुत से लोग डर जाते हैं कि उन्होंने सिखाया गलत सिखा रहे हैं और हमारी बॉडी में दर्द आ गया। तो ये दर्द जो है वो आपकी बॉडी स्टिफ है इसलिए आया, प्रशिक्षक गलत नहीं है। बिल्कुल। तो आपको समय देना पड़ेगा प्रशिक्षक के साथ में, तो आप इजीली चीज़ सीख जाएंगे। और दूसरा जो प्रश्न था, सबका, आप जैसे बोल रहे हैं, सबका शरीर अलग अलग होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें योगा नहीं करना चाहिए, उन बीमारी के बारे में जो हमारे कॉलर थे वो जानना चाह रहे थे। जी देखिए, योग आप सब बीमारियों में कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसका, लेकिन करने का तरीका, करने का समय वो आपको उस हिसाब से देना पड़ेगा। और जैसे कुछ बीमारियां अनुवांशिक वाली होती हैं, तो इन बीमारियों में योग उस चीज़ पे फ़र्क नहीं डालता कि वो आपकी नहीं होंगी या आपको वो चीज़ लंबे समय के बाद हो सकती हैं। जैसे कि कैंसर का पेशेंट है तो हमने योग किया, हमें कैंसर नहीं हो, ऐसा नहीं है। कैंसर हो सकता है या हो गया है, तो आप यदि योग करते रहेंगे तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो, उनसे आप बच जाएंगे। उससे जो आपको मेंटल परेशानियां होती हैं उन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं। तो योग ऐसा किसी बीमारी विशेष पर अपना बुरा प्रभाव कभी नहीं डालेगा, बस थोड़ा थोड़ा आप करते रहिए। तो स्ट्रेस, जो भी बीमारियों के साइड इफ़ेक्ट आजकल जो हो गए हैं वो उससे तो आप बचे ही रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र राजपूत भोपाल से हैं। जी महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी, मेरा प्रश्न है मैम से कि अपन जो आसन करते हैं जी, तो सब आसन में कुछ फ्रिक्वेंसी है, कुछ ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन होल्डिंग टाइम इम्पोर्टेंट होता है किसी आसन का या उसकी फ्रिक्वेंसी इम्पोर्टेंट होती है? जैसे हम आप पश्चिमोत्तानासन ले लें, चाहे भुजंगासन ले लें, चाहे और भी कोई आसन लें,
तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या, हमको जल्दी जल्दी बार बार करना है या हमें ज्यादा देर तक होल्ड करना है, कौन ज्यादा बेनिफिशियल है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम एक आसन के बाद दूसरे आसन पर स्विच ओवर करते हैं, तो क्या हमें बीच में हर बार रेस्ट लेना चाहिए और कितनी देर का वो रेस्ट होना चाहिए? जी देखिए, आप जब आसन करते हैं तो उसको इनिशियली आप कितनी देर होल्ड कर पा रहे हैं आपकी बॉडी में, जब तक बहुत ज़्यादा उससे दर्द ना हो रहा हो, आप उसको शुरुआती समय में थोड़ी कम देर होल्ड कीजिए, फिर उसको थोड़ा ज़्यादा देर होल्ड कीजिए। तो ऐसे करते करते बस आप 1 या 2 आवृत्ति उस आसन की करिए। जैसे आप बोल रहे हैं पश्चिमोत्तानासन करते हैं, तो पश्चिमोत्तानासन आप 10 काउंटिंग तक होल्ड कीजिए, आपको फिर ठीक लगा फिर आप दोबारा से फिर कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप होल्ड नहीं करिए और बहुत ज़्यादा आवृत्तियाँ भी ना करिए। धीरे धीरे बस आप 1 या 2 बार ही बस उसको करिए, उसका प्रभाव अपने आप आपके शरीर पर पड़ता जाएगा यदि आप रेगुलरली योग करते हैं तो। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया। आपसे ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, अगर कोई व्यक्ति योगा क्लासेस नहीं जा पाता, ट्रेनर के पास तक नहीं जा पाता, तो उसे कौन कौन से आसन दिनचर्या में अपनाने चाहिए? देखिए, कुछ सूक्ष्म व्यायाम होते हैं और ये सूक्ष्म व्यायाम या तो आप किसी ट्रेनर के पास एक बार जाके सीख लीजिए कि कैसे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं ये सूक्ष्म व्यायाम। और आप शुद्धि क्रिया, जैसे कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, तो शुरुआत कीजिए कपालभाति से, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम कीजिए 5 से 10 मिनट, जिसमें आपकी उंगलियों, सारे पैर की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, हर एक मांसपेशी पहले लचीली हो जाए। और फिर उसके बाद में आप जो बड़े एडवांस आसन होते हैं जो कि आपकी सारे सिस्टम्स पे प्रभाव डालते हैं, उन आसनों को करिए। आप एकदम से यदि बड़ा आसन कर लेंगे तो आपको जर्क आ सकता है, कहीं भी वायु फंस जाती है तो फिर दर्द रहता है कई लंबे समय तक। तो आप उस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए कि पहले हमने सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, फिर आसन किए, और फिर शवासन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर आसन। जब आप आसन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद शवासन में रिलैक्स कीजिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स रखिए और प्राणायाम कीजिए। तो इस सीक्वेंस से जब आप चलेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आप घर पे भी कर सकते हैं, किसी के अंडर नहीं जाते हैं तो घर पे बैठ के भी आप इस सीक्वेंस से चलेंगे तो इजीली कर पाएंगे। बिल्कुल, सिर्फ योगा से क्या फिटनेस आ सकती है, और अगर खान पान कितना जुड़ा है योगा से, खान पान पर भी संतुलित आहार लेना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, योग में हम मिताहार की बात करते हैं, तो मिताहार में वही कि आपको सारी चीज़ें लेनी ही चाहिए। सब चीज़ का बैलेंस जो हम बोलते हैं कि वसा भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डायबिटीज़ पेशेंट है तो हम सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे ध्यान नहीं देते, या हमारा वजन बढ़ता है तो हम फैट वाला फूड नहीं लेते। सर्दियों में खासकर हमें कैसा खाना खाना चाहिए और कैसी डाइट लेना चाहिए? हाँ, सर्दियों में क्या होता है कि ठंड बहुत होती है तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। जी, कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, भूख लगती है तो हम बहुत खाते जाते हैं। तो ये चीज़ मैं मना करूँगी कि वो आपको नहीं करना है, क्योंकि पानी पीने में भी कम आता है। तो पानी को आप गुनगुना पानी पीजिए, चाय कॉफ़ी को कम कीजिए क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और सर्दियों में हमारा पाचन तंत्र जो है वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे और पानी नहीं पिएंगे तो पाचन तंत्र को और ज़्यादा दिक्कत होगी फंक्शन करने में। तो आप बैलेंस आपको सर्दियों में इस तरह से बनाना चाहिए कि ड्राई फ्रूट्स, जिसको हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें फ़ैट भी होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है, तो ये एक कंप्लीट डाइट है। तो आप ड्राई फ्रूट्स खाइए रोज़ सुबह। और सर्दियों के मौसम के ड्राई फ्रूट्स भी चेंज हो जाते हैं, जैसे खजूर, पिंड खजूर मार्केट में आ जाता है। उसके अलावा अंजीर ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो ये वाली चीज़ें आप खाना शुरू कीजिए, अखरोट खाना शुरू कीजिए। जी शुभ्रा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि योगा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और हमें संतुलित आहार भी लेना, मित आहार जो आपने बताया, बहुत ही अच्छे से बताया मित आहार के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा जी। थैंक यू। दर्शकों, और अब समय हो चला है हमारे मेहमान से हम आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ हैं आज पूजा श्री चौक से, जो कि संस्थापक हैं कलाकुंज फाउंडेशन की। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपसे जानना चाहेंगे, जीवन के किस मोड़ में आपने सोचा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए?
जीवन में बचपन से ही मुझे ये प्रेरणा घर से मिलती रही है कि मुझे समाज के लिए कार्य करना है, और किसी पर्टिकुलर फील्ड में नहीं, बल्कि क्योंकि बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को, इनफैक्ट अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करते हुए देखा है। तो हमेशा मुझे ये लगता था कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें वो कहते हैं ना कि मन की शांति बिल्कुल जो मिलती है, तो उसमें मेरी जो प्रेरणा थी वो बचपन से ही मुझे मिलती रही। तो कभी कोई ऐसा उम्र का वो पड़ाव नहीं आया कि तब मैंने सोचा। तो इंस्पिरेशन तो बचपन से ही थी, और कहते हैं घर में जो सीखते हैं वही आगे जाता है। जी, तो किन क्षेत्रों में आपको लगा कि समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए, समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ करना चाहिए? मैंने जब काम शुरू किया, जब मैं बचपन में देखती थी तो मेरी जो मदर थी वो अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में दूध बांटती थी, और ऐसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी। तो वो इतने सालों तक बटा के वहाँ के कुछ पेशेंट्स, कुछ जो लोग बच्चे रहते थे, कुछ जो बुजुर्ग रहते थे, वो उस दूध का इंतज़ार करते थे कि जब वो आएगा तभी हमारा नाश्ता होगा, या तभी हमारा खाना होगा, या तभी। तो उस चीज़ से मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ करना चाहिए। पर आगे जाके मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हूँ, तो मैंने सबसे पहले एजुकेशन से ही चालू किया। भोपाल के आसपास के जो गांव हैं, सेमी रूरल एरियाज़ या रूरल एरियाज़ में मैंने एजुकेशन सेंटर्स चालू किए, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बच्चों को पढ़ाई करवाना चालू की। 3rd to 8th तक के बच्चों को ये क्लासेस लगती थी जी। एंड अभी भी चल रही हैं। अराउंड 7 सेंटर्स चल रहे हैं, जिसमें हर में लगभग 40 बच्चे हैं। बिल्कुल। और मेरा आगे ये एम है कि अगर उनमें से कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मैं उनकी आगे की पढ़ाई भी करवा सकूं। बिल्कुल। अगर 8th क्लास के कुछ बच्चे उसमें से अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं उनको 10th और 12th भी और आगे की पढ़ाई भी करवा सकूं उनके स्किल्स को लेकर। बिल्कुल। और तो एजुकेशन एक फील्ड हो गया। फिर साथ ही साथ एजुकेशन ना केवल बच्चों का, महिलाओं का भी मैं आगे उसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक हमारी सोसाइटी बहुत ही क्लियरली 2 डिविजन्स में बटी हुई है। बिल्कुल। जहाँ पे एक तरफ एजुकेटेड महिलाएं हैं, आज आप हैं, मैम हैं, और एक तरफ ऐसी महिलाएं हैं जिनको आज भी वो भले एजुकेटेड हों, उनको घर से निकलने का मौका नहीं है, उनके पास स्किल्स हैं या नॉलेज है किसी चीज़ की, किसी क्राफ्ट की नॉलेज है, तो भी उनको एक्सपोजर नहीं है। तो उन महिलाओं के लिए भी काम करने के लिए हमारी NGO काम करती है, और साथ ही साथ पर्यावरण तो है ही। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, आपसे और भी चीज़ें जानेंगे, लेकिन आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। आपने विदेश में भी जाके शिक्षा प्राप्त करी, और हर व्यक्ति का सपना होता है कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS बनेंगे, लेकिन आपने चूज़ किया समाज सेविका बनना, ऐसा क्यों? मैम मैं ये बात बहुत मतलब, और भारत आके आपने अपनी संस्था स्थापित करी और समाज के लिए कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। तो जब मैं बाहर भी गई थी, जब मैं UK में भी थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो वहाँ पे भी जो वॉलंटियर वर्क होता था वो मैंने ज़रूर किया। वहाँ से मुझे एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्ट जागा, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली कई लोग ऐसे थे जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था। आपको लगता है कि आप विदेश जा रहे हो, वहाँ पे एवरीथिंग वुड बी ग्रीनर, सब लोग ऑल फैंसी एंड एवरीथिंग, बट नहीं था ऐसा। कई लोग थे जिनको मेडिकल असिस्टेंस की इतनी ज़रूरत थी, तो हम एज अ स्टूडेंट वॉलंटियर्स उसमें उनकी मदद करते थे। जिनको खाने की ज़रूरत थी या किसी को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी, तो फाइनेंशियल हेल्प एज अ स्टूडेंट तो नहीं कर सकते थे, बट उनके लिए सोर्सेज इकट्ठा करना हमारा काम होता था। तो वहाँ से जो मेरा मोटिवेशन था वो और ज़्यादा बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जब यहाँ मैं वापस इंडिया आई तो प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा टाइम से थी, ये कह सकते हैं कि बचपन से थी, बट उसको साक्षात करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया। बचपन से लेकर फिर आपने विदेश में शिक्षा प्राप्त करी, तो वहाँ भी सीखा, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर जब होता है तो एक्सपीरियंस अपने आप आता है। और ऐसे ही एक आपकी बहुत अच्छी जो मुहिम है अन्वी, पर्यावरण से जुड़ी हुई, वो भी जानना चाहेंगे कि आप अन्वी में क्या कुछ करते हैं पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए। अन्वी में मेरा
जब मैंने विमेन एम्पावरमेंट पे काम शुरू किया था, जैसा कि मैंने बताया अंडर प्रिविलेज वुमेन कि आप अच्छे घरों में रह के भी अंडर प्रिविलेज हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा, आपको मौका नहीं मिल रहा। तो हमने विमेन में 3 क्षेत्रों में काम चालू किया था, जो कि था उनकी एजुकेशन और उनका स्वास्थ्य। बिल्कुल। एक औरत को सशक्त बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 3 सेक्शंस में काम करना बहुत ज़रूरी है, कि उसका एजुकेशन, उसका स्वास्थ्य और उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। तो ये तो औरतों की बात हो गई, लेकिन हमें शुरुआत तो तब से करनी पड़ेगी जब वो पैदा हो रही है। बिल्कुल। तो अन्वी जो हमारा कैंपेन है, उसके अंदर हम प्लांटेशन ड्राइव करते हैं उन घरों में जहाँ पे बेटियाँ पैदा होती हैं या जिनकी बेटियाँ हैं। और हम क्योंकि पौधे, पेड़ और बेटियाँ ही आगे जाके इस संसार को आगे बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। बेटियाँ, पेड़ और महिलाएं ही संसार को आगे बढ़ा सकती हैं। जी। तो जब हमने ये चालू किया तो हमने हॉस्पिटल्स में ये पता किया कि जहाँ जिनके घर भी बेटियाँ हो रही हैं, हम उनके घर जाके पौधारोपण करते थे। और पौधारोपण भी हम उनसे इधर उधर सोसाइटी में या जंगल में ऐसा नहीं कराते हैं, हम पौधारोपण भी उनसे ही करवाते हैं। अगर उनकी बेटी बड़ी है तो बेटी से करवाते हैं, नहीं तो बच्ची के माँ बाप से करवाते हैं, और ऐसी जगह करवाते हैं जहाँ वो उस पौधे का भी ध्यान रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम पेड़ लगा दें और फिर वो मर जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी, बहुत ही अच्छी मुहिम है। बेटियों के नाम से आप पेड़ लगाते हैं और उस परिवार के आसपास इसलिए लगाते हैं ताकि वो पेड़ संरक्षित रहे। मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात हो रही है, तो उनके स्वरोजगार स्थापित करने में भी आप कुछ मदद करते हैं क्या? मैम, जैसा कि मैंने बताया कि उसके एजुकेशन और हेल्थ पे जब हम काम करते हैं, तो मुझे काम करते टाइम ये समझ आया कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं उसको अपनाना नहीं चाह रही हैं। जी। ऐसा है कि उनको अवेयरनेस ही नहीं है कई चीज़ों के बारे में, चाहे वो एजुकेशन के संदर्भ में हो या उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में हो, चाहे वो उनके काम के संदर्भ में हो। ज़रूरी नहीं है कि हम वो औरतें नौकरी ही करें। अगर वो खुद का भी कुछ काम करती हैं तो उसके लिए उनकी स्किल को थोड़ा एनहांस करना पड़ेगा, ताकि वो एक मार्केटेबल प्रोडक्ट या मार्केटेबल सर्विस हो सके। बिल्कुल। तो उसी के लिए हम स्किल डेवलपमेंट के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं को ऐसी चीज़ों की ट्रेनिंग दे सकें जो इजीली मार्केटेबल हों, जैसे कि बैग्स बनाना, सिलाई करना, पेपर बैग्स बनाना, कोई एक पर्टिकुलर तरीके का आर्ट बनाना। बिल्कुल जी। और उनको, जैसे कि आपने कहा स्वरोजगार के लिए हम उनको प्रमोट करें, तो हम उनके लिए मेले भी लगाते हैं जहाँ पे ऐसी महिलाएं जिन्होंने पहले कभी भी पब्लिक को फेस ना किया हो, कस्टमर्स को फेस ना किया हो अपने प्रोडक्ट को लेकर, वो वहाँ पर आके अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करती हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप महिलाओं को सशक्त बना रही हैं, उनको स्वरोजगार स्थापित करने में भी मदद करते हैं। आपकी पूरी टीम कार्यरत रहती होगी उनको ट्रेन करने में, बिकॉज उनको बैंकिंग सिस्टम नहीं आता होगा, या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो रहती हैं टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट की अभी आपने बात करी। और क्या कुछ चीज़ें आप ध्यान में रख के महिलाओं को सशक्त करती हैं? जैसे हम बात करें रोज़गार की, तो रोज़गार में भी क्या आपकी संस्था मदद करती है ऐसी महिलाओं की? अगर हमें ऐसा लगता है कि कहीं किसी महिलाओं को ट्रेनिंग की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसा कि आपने बैंकिंग का एग्जांपल दिया, अगर उनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है और अगर उनको हम कोई एक छोटी सी स्किल सिखा के वो एम्प्लॉयबल हो सकते हैं, तो हम उस चीज़ में कोशिश करते हैं कि हम उनको ट्रेनिंग दें और फिर उनको सजेशंस भी दे दें कि आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि वो कितना स्किलफुल हैं और वो कैसे अपने आप को वहाँ पे पास करवा सकती हैं एग्जाम में। आप महिलाओं को या जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो युवा जुड़े हुए हैं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आजकल हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है, स्वरोजगार की तरफ जा रहा है। उसके साथ साथ मैंने ये बहुत देखा है कि युवा जो हैं वो अपनी पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। और तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई और उसके साथ साथ आपके स्किल जो हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स, जो करिकुलर स्किल्स हैं, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो उसको ज़रूर डेवलप करें। क्योंकि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ जॉब करना चाहते हो, बट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई और आपकी स्किल्स उसमें बहुत साथ देंगे।
बिल्कुल। क्या आपके संस्था में कुछ स्टार्टअप्स भी जुड़े हुए हैं? हम कोशिश कर रहे हैं अभी, 1-2 स्टार्टअप्स अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इन महिलाओं को या जो हमारे साथ यंग लोग जुड़ते हैं उनको ट्रेनिंग देने का, या उनको कुछ लोगों को जॉब पे भी रखते हैं या उनको प्रमोट करते हैं कि आप यहाँ जॉब करिए। तो ऐसे हमारे साथ स्टार्टअप्स भी जुड़ रहे हैं। जी पूजा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपका जो संदेश है वो भी बहुत अच्छा है कि शिक्षा, हुनर और अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में जो महत्वपूर्ण कड़ी है महिला और बाल, वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि समाज को सशक्त बनाता है। इसकी जानकारी आपने बखूबी दी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, आज का हमारा सेगमेंट आज की बात में हमने आपको डायल 100 के बारे में बताया, साथ ही योगा कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में उसके बारे में बताया, और हमारे साथ हमारे मेहमान में थी पूजा श्री चौकसे जी। उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का संपूर्ण कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।